हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी। स्टूडेंट, आज मैं आपको 12th क्लास हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 15 का लेकर आया हूं। इससे पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, वो भी आप देख लेना। इसमें मैं 4 क्वेश्चन लेकर आया हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें संविधान सभा में पृथक निर्वाचिका के पक्ष में दिए गए बयानों की व्याख्या कीजिए। आपको पक्ष में बोलने हैं कि पृथक निर्वाचिका के पक्ष में कौन बोले थे। तो सबसे पहले आपको बोलना पड़ेगा, इसमें 27 अगस्त 1947 को बी पोकर बहादुर जो मद्रास के थे, उन्होंने जोरदार भाषण दिया था पृथक निर्वाचिका के पक्ष में कि पृथक निर्वाचन होना ही चाहिए। अब क्यों होना चाहिए, इसके पक्ष में जो है सो बहुत सारे वो पॉइंट सब जो है सो बोला गया उनके द्वारा। तो सबसे पहले बोले कि ये जो अल्पसंख्यक है देश में कहाँ नहीं है अल्पसंख्यक, देश में चारों तरफ अल्पसंख्यक जो है बिखरे हुए हैं। तो इस हिसाब से यदि आप देखें तो आपको इस हिसाब से ऐसा करना पड़ेगा कि अल्पसंख्यक के साथ ऐसा सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा कि साथ में रहकर वो चल सके। सबसे पहला बयान जो है ये दिए कि आपको किसी भी हालत में अल्पसंख्यक के साथ सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा और उसके साथ चलकर जो है सो कार्य करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा बयान दिए थे कि राजनीतिक व्यवस्था में अल्पसंख्यक को हिस्सेदारी होनी चाहिए, उनको भी जो है सो बड़े से बड़े पोस्ट पर जो है सो उनका भी जो है सो व्यक्ति कार्यरत होना चाहिए राजनीतिक जो है सो आपको व्यवस्था में। नेक्स्ट दिया था कि देश के शासन में मुसलमानों की एक सार्थक हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए पृथक निर्वाचिका के अलावा और कोई रास्ता नहीं हो सकता। यानी मुसलमानों के लिए ये बोले कि आपको किसी भी हालत में मुसलमानों की एक सार्थक हिस्सेदारी करने के लिए उनको किसी भी हालत में आपको पृथक निर्वाचन की व्यवस्था आपको करना ही पड़ेगा, तभी मुसलमान की जो है सो आपको स्थिति जो है सो बेहतर से बेहतर हो सकती है। उसके बाद बोले थे मुसलमानों की ज़रूरतों को गैर मुसलमान अच्छी तरह नहीं समझ सकते, ना ही अन्य समुदाय के लोग मुसलमानों को कोई सही प्रतिनिधि चुन सकते हैं। और इस हिसाब से उन्होंने मुसलमानों का तरफदारी की और कहा कि मुसलमानों के लिए एक अलग जो है सो क्या होनी चाहिए, आपको जो है सो अलग जो है सो पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि मुसलमान की स्थिति देश में अच्छे से अच्छे हो सके। तो इस हिसाब से बी पोकर बहादुर जो मद्रास के थे वो अपने भाषण में जो है सो बहुत ही ऊंचे स्वर में वो 4-5 पॉइंट बोले थे। पहला पॉइंट बोले कि देश में ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे अल्पसंख्यक नहीं है। दूसरा पॉइंट बोले कि आपको किसी भी हालत में जो अल्पसंख्यक हैं, जो मुसलमान हैं, उनको जो है सो आपको सामंजस्य स्थापित करके ही किसी भी हालत में चलना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट बोले कि राजनीतिक व्यवस्था में मुसलमानों की प्रतिनिधित्व होनी चाहिए, जिससे कि देश में उनका भी इज्जत जो है सो बढ़े, गौरवान्वित हो। उसके बाद लास्ट पॉइंट जो है सो बोले कि इसमें जो है सो आपको कोई भी ऐसा जो है सो हिंदू नहीं है, गैर मुसलमान नहीं है जो मुसलमानों को अच्छी तरह से समझ सके, ना ही अन्य समुदाय के लोग मुसलमानों का सही कोई प्रतिनिधि चुन ही सकते हैं। इस प्रकार जो है सो आपको मुसलमानों की तरफदारी करते हुए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जो है सो आपको पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था की जो है सो मांग की थी। इस प्रकार बी पोकर बहादुर पृथक निर्वाचिका के पक्ष में मुसलमानों के पक्ष से भाषण दिए थे और इसमें आप इतना पॉइंट लिख दोगे तो काफ़ी है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में दलित वर्गों के संरक्षण के पक्ष में दिए गए विभिन्न तर्कों का वर्णन करें। तो इस हिसाब से संविधान सभा में दलित वर्गों के संरक्षण के पक्ष में दिए गए विभिन्न तर्कों का वर्णन करें। तो आपको सबसे पहले आपको याद होगा कि जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रही थी उस समय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है सो दलित वर्ग के संरक्षण के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग रखी थी। लेकिन जब 1932 में पूना पैक्ट हुआ और महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में वार्तालाप हुई तो पृथक निर्वाचिका की मांग को छोड़ दिए।
उसके बाद बहुत सारे ऐसे नेता थे जो दलित वर्ग के आरक्षण की जो है सो मांग कर रहे थे। सबसे पहले तो प्रश्न उठता था कि दलित वर्ग है कौन। इसमें बहुत सारे नेताओं का कहना था कि मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, हिंदू अल्पसंख्यक हैं, सिख अल्पसंख्यक हैं और इस हिसाब से जो है सो आदिवासी अल्पसंख्यक हैं। तो आदिवासी के संदर्भ में जो है सो सबसे पहले ये जो है सो आपको जयपाल सिंह जो है सो सबसे बोले थे कि सबसे बड़ा अल्पसंख्यक कौन है, जयपाल सिंह है और इन्हें जो है सो आपको आरक्षण की व्यवस्था जो है सो होनी चाहिए। इसी प्रकार जो है सो आपको ये जो है सो एनजी रंगा बोले कि जो ना हिंदू अल्पसंख्यक है, ना मुसलमान अल्पसंख्यक है और ना ही सिख है और ना ही आदिवासी है, सारे जितने भी गरीब हैं वो सारे कास्ट में हैं और वही जो है सो सबसे बड़ा अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक के पक्ष में सुरक्षा जो है सो देने के लिए सारे जितने भी आपको राष्ट्रवादी नेता था उनका यही मानना था कि आप संविधान में कितना भी संशोधन कर दें तो आपका जो है सो अल्पसंख्यक वर्ग जो हैं उनका संरक्षण नहीं हो सकता। मानव को किसी भी हालत में जो है सो बदलना पड़ेगा, अपना व्यवहार बदलना पड़ेगा। और इस प्रकार जो है दलितों के संरक्षण के मुद्दे पर बहुत सारे विद्वानों का अनेक जो है सो कथन था। इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि कुछ सदस्यों का मानना था कि दलित वर्ग की समस्या को केवल संरक्षण और बचाव के जरिए हल नहीं किया जा सकता। नागप्पा जैसे सदस्य दलित जातियों की जागरूकता पर बल देते थे। संविधान सभा में इन जातियों की विधायिकाओं और सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का सुझाव आया और साथ ही यह भी माना गया कि सामाजिक भेदभाव को केवल संवैधानिक कानून पारित करके खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन आप जितने भी सरकारी नौकरी हैं उसमें जो है सो इन लोगों का आरक्षण होना चाहिए, इससे समाज में उनका जो है सो प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इस प्रकार जो है सो दलित वर्गों के संरक्षण में बहुत सारे राष्ट्रवादी नेता आए और उनके पक्ष में तर्क दिए। अब जो है सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सो आपका है, तो इसमें भारत की संविधान सभा में केंद्र सरकार की शक्तियों का संरक्षण किस प्रकार किया। यानी आपको बताने हैं कि केंद्र को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया, आखिर क्यों बनाया गया और कौन कौन से ऐसे राष्ट्रवादी नेता थे जो शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में थे। सबसे पहले इसमें जो है सो बहुत सारे मतभेद जो है सो संविधान सभा में हुआ कि केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाया जाए या राज्य को ज़्यादा शक्तिशाली बनाया जाए। तो इस संदर्भ में जो 1935 एक्ट था उसमें भी जो है सो जो उस समय में संविधान भारत में लागू था उसमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जो था वो केंद्र ही था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि जो 1935 एक्ट गवर्नमेंट एक्ट है, भारत सरकार अधिनियम है, उसमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली किसको बनाया गया था, केंद्र को बनाया गया था। इसीलिए केंद्र ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होना चाहिए। यदि केंद्र सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होगा तो देश में जो इतनी हिंसात्मक जैसी घटनाएं घट रही है वो घटनाएं जो है सो रुक जाएगी। इतना जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है वो जो है सो भ्रष्टाचार जो है सो क्या होगा, रुक जाएगा। बाह्य आक्रमण यदि कोई करेगा तो वहाँ भी जो है सो केंद्र अधिक शक्तिशाली होगा तो वो आक्रमण से भारत बच सकता है। और जो है सो बहुत सारे ऐसे राष्ट्रवादी नेता थे जो केंद्र के पक्ष में जो है सो जवाब दिए थे। जैसे इसमें गोपाल स्वामी अय्यर ने जोर देकर कहा कि केंद्र अधिक से अधिक शक्तिशाली होना चाहिए क्योंकि प्रांतों के लिए अधिक शक्तियों की मांग यदि हो रही है तो इसका अर्थ होता है कि केंद्र यदि सबसे ज़्यादा यदि शक्तिशाली होगा तो देश का वो रखवाला बन जाएगा। और यदि राज्य को अधिक आप शक्तिशाली करेंगे तो राज्य के भरोसे पूरे देश नहीं टिक सकता, बाह्य आक्रमण से नहीं बचा जा सकता। इसलिए केंद्र को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होना चाहिए। उसके बाद बालकृष्ण शर्मा संयुक्त प्रांत के एक सदस्य ने विस्तार से कहा कि एक शक्तिशाली केंद्र का होना आवश्यक है जिससे देश के हित में योजना बनाई जा सके, उपलब्ध आर्थिक संसाधनों को जुटाया जा सके और एक उचित शासन व्यवस्था कायम की जा सके तथा देश को आक्रमण से भी बचाया जा सकता है। मतलब अगर केंद्र को आप सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बनाएंगे तो केंद्र जो है सो क्या करेगा, जितने भी राज्य है, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है उनके लिए अच्छे से अच्छी योजना बनाएगी।
उनको ज़्यादा से ज़्यादा बाह्य आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करेगी, उनके यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक संसाधन जुटाने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर राज्य को आप शक्तिशाली बनाते हैं तो इससे आप जो है सो मुकर जाएंगे। आप कभी भी राज्य को ज़्यादा शक्तिशाली करने से, बाह्य आक्रमण से, आर्थिक संसाधन जुटाने से, ये सब जो है सो आपके हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए केंद्र को ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली होना चाहिए। संविधान में भारतीय संघ के घटक राज्यों के अधिकारों की तुलना में केंद्र के अधिकारों की तरफ स्पष्ट झुकाव दिया गया और जो अनुच्छेद 356 है उसमें जो है सो स्पष्ट लिख दिया गया कि यदि राष्ट्रपति शासन लागू होती है किसी भी राज्य में तो सारी की सारी शक्ति केंद्र के हाथ में पहुंच जाएगा। इस प्रकार जो है सो केंद्र को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूं आपको कि संविधान सभा में राष्ट्र की भाषा पर क्या प्रश्न उठे तथा इन्हें हल करने का क्या रास्ता निकाला गया। तो भारत की भाषा क्या होगी, भारत की राष्ट्रभाषा क्या होगी। बहुत सारे लोगों का जो है सो कहना था कि भारत की जो राष्ट्रभाषा होगी वो हिंदुस्तानी होगी। खास करके महात्मा गांधी का कहना था कि भारत की जो राष्ट्रभाषा होगी हिंदुस्तानी होगी, क्योंकि उस समय में जो है सो आपको हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता था। हिंदुस्तानी भाषा जो बना था वो हिंदी और उर्दू के मेल से बना था और उस समय में देश की जितनी भी जनसंख्या थी उसमें जो है सो आपको हिंदी और उर्दू बहुत ज़्यादा बोला जाता था। इसलिए महात्मा गांधी का कहना था कि राष्ट्र की जो भाषा होनी चाहिए वो हिंदुस्तानी होनी चाहिए। लेकिन इस बात पर दक्षिण भारत में सारे के सारे लोग आग बबूला हो गए और कहने लगे कि यदि आप हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे, तेलुगु लोग कहाँ जाएंगे, मलयालम लोग कहाँ जाएंगे, कन्नड़ लोग कहाँ जाएंगे, तमिल लोग कहाँ जाएंगे। इस प्रकार जो है सो बहुत दिनों तक जो है सो आपको वाद विवाद का विषय बना रहा, तानातानी संविधान में होता रहा। अंत में जो है सो ये भी कहा गया कि अलग देश की भाषा अलग अलग होगी, देश की सांस्कृतिक जो आपको विरासत थी वो अलग अलग थी ही। तो इस प्रकार कैसे लोग एकता के सूत्र में बंध पाएंगे। अलग भाषाएं अलग अलग होती है तो लोग एक दूसरे की बात कैसे समझ सकते हैं। इसीलिए एक न एक भाषा ऐसा होना चाहिए कि पूरे राष्ट्र की भाषा होनी चाहिए। लेकिन अंततः यह फैसला लिया गया कि देश की जो राष्ट्रभाषा होगी अब कोई भी नहीं होगी, देश की जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी और अगले 15 साल तक अंग्रेजी जो है सो ऑफिशियल लैंग्वेज होगा, अंग्रेजी में कार्य किया जाएगा। बाद में देखा जाएगा यदि हिंदी पर सारे लोग तत्पर रहे कि राष्ट्रभाषा हिंदी होनी चाहिए तो हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया जाएगा। इस प्रकार जो है सो जितने भी मतभेद थे सारे के सारे मतभेद दूर हो गए। सारे राज्यों की अपनी राजकीय भाषा है और ऑफिशियल लैंग्वेज जो है सो इंग्लिश है। इस प्रकार जो है सो पूरे राष्ट्र में जो है सो आपको एक भाषा के मुद्दे पर जो इतना जटिलता थी वो सारे के सारी जटिलता ख़त्म हो गई और राजभाषा हिंदी को घोषित किया गया और अगले 15 साल तक जो है सो आपको ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश बनाया गया। इस प्रकार ये सारे के सारे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था 4 ये क्वेश्चन मैं बताया। इससे पहले भी मैं आपको 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। इतने क्वेश्चन आप यदि इस चैप्टर से आप कर लेंगे तो हमारे हिसाब से आपको कोई भी क्वेश्चन जो है सो नहीं छूटेगा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।